Hello everyone, welcome back to our channel Law Chakra. Have you ever wondered where laws come from and why we are required to follow them? Every society is governed by rules and regulations, but these rules do not appear automatically. They originate from various sources that have evolved over the time. In today's video, we will understand the meaning of law, its importance in society, and the different sources from which law is derived, such as custom, legislation, and precedent, as these topics form the foundation of legal studies and is essential for every law student. So, without wasting any time, let's begin to our journey into the fascinating world of law. So, today, firstly, we will discuss about the sources of law. That our first topic is sorry there in this video we discuss about three major sources of law that are precedent, custom and legislation. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉ क्या होता है, क्या लॉ की फाउंडेशन में इन तीनों का क्या रोल है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट इज क्रिएटेड एंड enforced to maintain the social order, justice and to resolve disputes in the society। अगर हम लोग लॉ को समझें तो लॉ सोसाइटी में एक दायरा क्रिएट करता है जहां पे लोगों को ऑर्डर में रखा जा सके, ह्यूमन ऑर्डर में मेंटेन किया जा सके, उनके जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके, जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब इसका फाउंडेशन जो है वो तीन प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है, तीन पिलर्स पे टिका हुआ है, जो कि है कस्टम, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कस्टम क्या होते हैं। कस्टम का मतलब होता है इट इज रेफर टू लॉन्ग established practices and the belief that have over time acquired the force of law। it reflects the community's senses on what is just and right। अगर हम लोग इसे आसान शब्दों में समझें, कस्टम का मतलब ये होता है कि वैसे रीति रिवाज, रिचुअल्स, कस्टम मतलब रीति रिवाज या रिचुअल्स जो कि एक बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहे हैं फ्रॉम द एंशियंट टाइम, उनको कस्टम बोला जा सकता है, उनको कस्टम बोला जाता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे हिंदू लॉ में होता है मैरिज का जो है हमारा वो कस्टम है, वो लॉ एग्जिस्ट पहले नहीं करता था, बट वो एज अ हिंदू कस्टम, कस्टम आर सबऑर्डिनेट टू लॉ। मतलब कि कस्टम जो है वो एक्चुअल लॉज नहीं है, वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, बट कस्टम्स जब एक वैलिडिटी को एक वैलिडिटी पे आ जाते हैं, जब वो कुछ चीजों को फुलफिल कर देते हैं, तब वो आकर के कस्टम बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि कस्टम क्या होते हैं। कस्टम ऐसे रिचुअल्स हैं जो बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहे हैं। अब जो कस्टम बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो लॉ बन चुका है कि वो कम्युनिटी उस चीज को उस वे में फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज में 7 फेरे होना एक लॉ है। विथआउट 7 फेरा कोई भी मैरिज डिक्लेयर नहीं होगा कि वो मैरिज हुआ है, उसका सोशल अप्रूवल नहीं मिलेगा उसे। बट ये एक ऐसा लॉ है, और इसे पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया गया और ऐड किया गया हिंदू मैरिज एक्ट में। तो ये जो है ये एक लॉ बन गया। मतलब पहले वो एक नॉर्मल लॉ था जो कि पर्टिकुलर रिलीजन पे बेस्ड था, बट अब वो पूरे कम्युनिटी पे बेस्ड है। पूरे हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी हिंदूज हैं उनको ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कस्टम। कस्टम के लिए कुछ इसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं, जैसे एंटिक्विटी। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब होता है कि वो एक बहुत ही एंशियंट टाइम से चलता आ रहा हो, एक ऐसे टाइम इंटरवल में हो जो बहुत ही पहले का है। मतलब किसी को याद ना हो वो चीज कि वो कब से शुरू हुई थी, बस वो चीज है। सेकेंड थिंग इज कंटिन्यूटी। तो जो कस्टम है वो हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई कस्टम शुरू हुआ, वो अगले 10 सालों तक 50 सालों तक चला, फिर 10 सालों के लिए रुक गया और बीच में टूट गया। तो ये चीज जो है डिसकंटिन्यू कहीं नहीं होनी चाहिए। जो कस्टम है वो हमेशा मतलब जीरो से इंफिनिटी तक रहना चाहिए। थर्ड इज रीजनेबलनेस। अब कस्टम जो है वो रीजनेबल भी रहना चाहिए।
जैसे कोई कस्टम ऐसा हो जहाँ पे कुछ ऐसी एक्ट हो रहे हो जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, वैसे कस्टम वैलिड नहीं होते हैं, वैसे कस्टम को वैलिड नहीं करार दिया जाता है। वो जस्टिसेबल रहे और पब्लिक में ऑर्डर मेंटेन करे, वैसे कस्टम रहने चाहिए। इसके बाद में सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कि वो एक फिक्स्ड, वो डिफाइंड हो, वो पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे यूनिवर्स में है तो हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट जिनके लिए है वो स्पेसिफाइड, उनके लिए तो एकदम सर्टेन होना चाहिए, एकदम सारी चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने दिया है इसमें मॉडर्न टाइम पे क्या इम्पैक्ट है, तो आज के टाइम पे भी इंडियन लॉ में कस्टम्स को भी अमेंड करके लॉ लॉ में ऐड किया जा रहा है, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, जिनके जो रिचुअल्स हैं वो जो चलते आ रहे हैं, तो उनको लॉ बना दिया जाए। तो कस्टम्स का मतलब, सिंपल मतलब यही होता है कि वैसे लॉज जो बहुत ही एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं और अभी के टाइम तक हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कस्टम कहलाते हैं। अगर उम्मीद करता हूँ आपको कस्टम जो है वो आसान अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग अगर अपने नेक्स्ट पिलर के ऊपर बढ़े, तो वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। ये एक डॉक्ट्रिन है जिसका मतलब ये होता है कि दिस डॉक्ट्रिन ensures consistency and predictability in the legal system by requiring court to follow principles laid down in the previous judicial decision। प्रेसिडेंट का अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊं क्या होता है मतलब, तो प्रेसिडेंट मतलब यही होता है कि जो डिसीजंस किसी प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर में लिए गए हैं, उसको अगर नेक्स्ट कोर्ट में जो केस हो रहा है, अगर उसके फैक्ट सिमिलर हैं, तो उसी डिसीजन को उस पे अप्लाई कर दिया जाए, जिससे फायदा ये होगा कि कोर्ट का टाइम बचेगा और ठीक है। ये होते प्रेसिडेंट। सेकंड थिंग, अगर हम लोग इस पे देखें, तो इसमें हायरार्की चलती है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर ऐसा है जो नेक्स्ट कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं स्टेट में भी, तो हाई कोर्ट एंड जो लोअर कोर्ट्स हो सकते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उनको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये प्रेसिडेंट फॉलो करना है। ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें ऑलरेडी बता दिया गया कि इस मेथड को ऐसे फॉलो करना है, या इस डिसीजन पे यही डिसीजन आएगा, तो वो वैसे होगा। बट इसमें सेकंड ये भी चीज हो सकता है कि ओवर रूलिंग, जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रीवियस जजमेंट में किसी मर्डर हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, किसी का मर्डर हुआ और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई उस आदमी को, अप्रॉक्स, ये इलस्ट्रेशन है, ये एक इलस्ट्रेशन के तौर पर है। तो किसी ने अगर कोई थेफ्ट किया, ठीक है, थेफ्ट करने के लिए उसे सजा सुनाई गई 7 इयर्स की, बट आफ्टर सम टाइम्स जब फिर से एक थेफ्ट हुआ, बट वहां पे डिसीजन, वहां पे जो फैक्ट्स है वो चेंज हो गए थे, क्योंकि अमाउंट चेंज हुआ और बहुत सारी चीजें चेंज हुई। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोई कोर्ट है, वो सेम मैटर के सेम जजमेंट को उस पे नहीं अप्लाई कर सकता है, वहां पे जो है वो ओवर रूल कर सकता है उसको, या नया डिसीजन भी दे सकता है। अब हम लोग दो ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं उसे समझेंगे, रेशियो डेसेंडाई एंड ऑर्बिटर डिक्टा। रेशियो डेसेंडाई का मतलब होता है द कोर लीगल प्रिंसिपल फॉर रीजनिंग और रूल दैट डायरेक्टली डिटरमाइंस द फाइनल आउटकम ऑफ द केस। प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या, कि इट क्रिएट्स अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट दैट ऑल फ्यूचर कोर्ट्स इन द सेम हायरार्की मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो। रेशियो डेसेंडाई का मतलब यही होता है कि आप रेशियो में मतलब सारी चीजों को जो आपके प्रीवियस कोर्ट डिसीजन में आया है, उसी को आप नेक्स्ट डिसीजन में फॉलो अप करेंगे। सेकंड थिंग इज ऑबिटर डिक्टा। इसका मतलब होता है इंसिडेंटल रिमार्क, हाइपोथेटिकल एग्जांपल और पर्सनल ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द जज बाय द वे। और इसका प्रेसिडेंट के तौर पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इट हैज नो बाइंडिंग पावर एंड सर्व्स ओनली एज अ परसुएसिव गाइडेंस और कमेंट्री फॉर फ्यूचर लीगल आर्ग्यूमेंट्स। ऑर्बिट्रेट का मतलब यही होता है कि बस ये आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी कोर्ट को, कोई लोअर कोर्ट या कोई सेम हाई कोर्ट है, वो दूसरे हाई कोर्ट को एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, वो उसे समझा रहा है कि तुम इस चीज को ऐसे कर सकते हो, तो वो, जैसे झारखंड हाई कोर्ट और बिहार हाई कोर्ट है, बिहार हाई कोर्ट अगर झारखंड हाई कोर्ट पे कोई ऑर्डर पास करता है कि आपको ये चीज ऐसे करना है, तो झारखंड हाई कोर्ट उसमें बाइंडिंग नहीं है। जैसे रेशियो डेसेंडाई में अगर कोई ऑर्डर आ गया तो वो बाइंडिंग है लोअर कोर्ट्स की, कि उसको उसको फॉलो करना है। बट ऑर्बिटर डिक्टा में आप पे वो बाइंडिंग नहीं, वो परसुएसिव नेचर का। परसुएसिव नेचर क्या होता है, जहां पे आप उस चीज को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमारा सेकंड पिलर भी है, वो भी यहाँ पे खत्म होता है। थर्ड पिलर की ओर अगर हम बढ़े, हमारा थर्ड पिलर है लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेचर अगर मैं आपको समझाऊं, जिसे हम लोग कह सकते हैं पार्लियामेंट, तो लेजिस्लेचर जो है वो दो वर्ड्स मिलकर बना है, दो लैटिन टर्म से मिला है, मिलकर बना है। लॉ, लेजिस एंड लैटम, लॉ एंड टू मेक, मीन्स कि लॉ को बनाना यानी कि कानून बनाना। तो अगर मैं इसे साफ शब्दों में समझाऊं, तो लेजिस्लेशन का काम यही है कि पार्लियामेंट के द्वारा हमारे स्टेट के लिए कई प्रकार के जो लॉज हैं, या चाहे वो हमारे राइट्स हों, चाहे ड्यूटीज हों, या किसी भी टाइप के जो भी लॉज बन रहे हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वो किसके द्वारा होती है? वो लेजिस्लेचर के द्वारा होती है। यहाँ पे आपको मैंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए भी नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं मैसेज आप, तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यही होता है जहाँ पे लेजिस्लेशन, ओरिजिनल जो पार्लियामेंट होता है उसके अलावा कोई छोटे लेजिस्लेचर को क्रिएट किया जाता है किसी स्पेसिफाइड टॉपिक के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, तो कहीं पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाने हैं, या कोई ऐसे चीज के लिए लॉ बनाना है जिस जो कोई बड़ा चीज नहीं है बट वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पैक्ट करता है, बट जो नॉर्मल पार्लियामेंट है उसके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि वो उस चीज पे पर्टिकुलर सेशन लगा सके, वहां पे डिस्कशन कर सके। तो उसके लिए अलग जो कोर्ट्स, अलग जो लेजिस्लेचर, अलग जो पार्लियामेंट बनाया जाता है, या छोटा सा एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे आप लोग डिस्कस करके वो चीज कर सकते हैं, उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। ये एकदम बेसिक, एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में था। थर्ड टॉपिक तो नहीं है हमारा। अब मैंने आपको एक चार्ट दिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कोई बिल जो है वो एक एक्ट बनता है। बिल और एक्ट में डिफरेंस अगर मैं आपको बोलूं, बिल का मतलब ये होता है जो किसी एक पार्टी, जो अपोजिशन और हमारे जो रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी के द्वारा जो पार्लियामेंट में जो पार्टी रूल कर रही है उसके द्वारा जो बिल लाया जाता है, मींस जो उन्हें पास करना है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है किसी भी स्टेट और सेंटर को लेकर के, वो उसमें रहती हैं, उसको बोला जाता है बिल। और जब वो पास हो जाता है, जब उस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर कर दिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि बिल कैसे पास होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा बाय द पार्टी, बाय द रूलिंग पार्टी। सेकंड, उस पर डिबेट होगा और कमिटी रिव्यू होगा। डिबेट मतलब रूलिंग एंड अपोजिशन दोनों उस पर अपने मत रखेंगे कि हाँ मेरा ऐसा कहना है, ये ऐसे होगा, मतलब सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। देन फिर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद में वहां पे पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती है। अगर रूलिंग पार्टी जीत गई है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और अगर अपोजिशन जीत गया तो बिल वहीं पे खारिज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड लास्ट हमारा है प्रेसिडेंट का एसेंट। प्रेसिडेंट का एसेंट मतलब होता है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, कि वो चीज जब पास हो चुकी है तो आपको प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद में आपका ओवरऑल जो है यहाँ पे एक बिल कंप्लीटली एक्ट में चेंज हो जाएगा। अब एक और है इंटरप्लेन हायरार्की, कि आप हम अगर देखें कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन तीनों को, तो ये कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कस्टम जो है सबसे बाहर में है, सबसे बड़े सर्कल में। ये एक वेन डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कस्टम सबसे बाहर वाले डायग्राम में है, हम जो देख सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि फाउंडेशन, ओल्डेस्ट फाउंडेशन इन्फ्लुएंसिंग रूल्स। अगर इसे समझें, तो कस्टम्स जो सबसे एंशिएंट टाइम से चलते आ रहे हैं, सबसे पुराने रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी के लिए, तो वो कस्टम्स हो गए। उसके बाद आप अंदर में देख सकते हैं, तो उससे कस्टम से ही बना है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या? जो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पे आ गए, तो उससे फिर इंटरप्रेट होकर के आगे जाकर के लेजिस्लेचर, यानी कि आप उस चीज का लॉ बना रहे हैं फिर से, उस पर्टिकुलर थिंग के लिए आप एक लॉ क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन तीनों का एक वेन डायग्राम है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। सेमेस्टर 1 का हमने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों 10-10 मिनट की वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आप ओवरव्यू इन दोनों वीडियोस का ले लेते हैं, तो आप आराम से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप पे एक 15 मिनट के अंदर में, आपके पास 10 से 15 मिनट के अंदर में आपके पास एक ओवरव्यू रहेगा, जहाँ पे आप जो है आराम से सब चीज को सम अप कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।